तो ये हो गया लाइफ साइकिल ऑफ द फंगस, है ना। अब तक हमने क्या पढ़ा कि जीवन चक्र, कवकों के कितने प्रकार के जीवन चक्र होते हैं। अब इन कवकों के जीवन चक्र के बाद हम अगला जो बात करेंगे वो है कि कवकों का आर्थिक महत्व, ठीक है। और इसी के साथ आपकी जो है तो आगे क्या है, कवकों का आर्थिक महत्व पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर अपनी जो है एक बुक की जो सेकंड पेपर है अपना माइकोलॉजी वाला, उसकी एक यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि उसके अंदर ये कुछ रोग और पढ़ने हैं, फिर हमें उन रोगों के लाइफ साइकिल्स पढ़ने हैं कि कैसे कोई कवक किसी पौधे में रोग उत्पन्न करता है। क्योंकि बॉटनी का है, अगर ये बॉटनी का नहीं होता, जूलॉजी का होता, तो फिर हम जंतुओं में कैसे रोग उत्पन्न कर रहे हैं वो भी पढ़ते, ठीक। तो अब सबसे पहले बात करते हैं प्रियंका मैम। तो अब हम आगे बात करेंगे कि कवकों का आर्थिक महत्व क्या होता है। कवक कुछ फायदेमंद, कुछ नुकसानदायक। ठीक है, तो कवकों का आर्थिक महत्व क्या है। देखो सबसे पहले एक तो है कि उसका फायदा, और दूसरा क्या है, नुकसान। तो पहले हम नुकसान पढ़ लेते हैं, ठीक। नुकसान कम है और फायदा जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो फायदे ज्यादा पढ़ेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, तो पहले नुकसान पढ़ लेते हैं, आधे घंटे में क्लियर हो जाएगा वो अपना, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ते हैं हम, अब नुकसान तो नहीं लिखेंगे, उससे क्या लिखेंगे हम, हानिकारक गतिविधियां। अब हानिकारक गतिविधियों में देखिए, कवक पौधों में अलग तरीके से रोग उत्पन्न करेगा और जंतुओं में अलग तरीके से, ठीक है। कवक कई बार मनुष्यों के लिए कितने खतरनाक हो सकते हैं, इसका पता ऐसे लगाया जा सकता है कि कॉक्सीडियोमाइकोसिस एक ऐसा कवक होता है जिसका नाम होता है कॉक्सीडियोमाइकोसिस। वो क्या करता है, हमारी जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया मतलब होता है विंड पाइप, यानी श्वास नली जो है फेफड़ों के ऊपर, उसमें ऊपरी हिस्से में इन्फेक्शन कर देता है। और उस इन्फेक्शन की वजह से क्या होता है कि पूरी जो नली है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगती है, और दमा, खांसी, यहाँ तक कि ज्यादा अगर फैल जाए तो श्वसन नली के साथ साथ फेफड़े भी क्षतिग्रस्त हो जाते हैं और फेफड़ों में घाव बन जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा। और भी हैं बहुत सारे कवक, एस्कोमाइसिटीज के कुछ सदस्य हैं, जैसे एस्परजिलस एक ऐसा कवक होता है जो फेफड़ों में संक्रमण करता है, ठीक, त्वचा और कान में संक्रमण कर देता है, यानी आंतरिक हिस्सों में। उसके बाद अगला आता है ब्लास्टोमाइकोसिस। ब्लास्टोमाइकोसिस एक ऐसा कवक है जो मनुष्य में, पशुओं में, दोनों में ही रोग उत्पन्न कर देता है। उसका एग्जाम्पल ब्लास्टोमाइकोसिस जो है वो एक समान एक कवक, उसका नाम है क्रिप्टोकोकस, ठीक। क्रिप्टोकोकस क्या करता है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और त्वचा को प्रभावित करता है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंतर्गत या तो हमारा ब्रेन आता है, दिमाग, या फिर हमारी मेरुदंड यानी कि नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड आती है, ठीक है। तो केवल दिमाग को और नोटोकॉर्ड को प्रभावित करेगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगले ट्राइकोफाइटोन, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि ट्राइकोफाइटोन हमारे शरीर में रिंग वर्म यानी कि दाद, त्वचा में जो दाद होते हैं ना, वो बीटेक्स वगैरह उसके इलाज में यूज की जाती है। तो त्वचा में जो सॉरी जो दाद होंगे उन्हें हम क्या बोलेंगे, रिंग वर्म, और उसको जो कॉज करता है उसे कहते हैं ट्राइकोफाइटोन, ठीक। तो इस तरीके से हम आगे पढ़ते जाएंगे कि एनिमल्स में कौन सा करेगा। जैसे कॉक्सीडियोसिस है वो दमा उत्पन्न कर रहा है, ठीक है। एक होता है कैंडिडियोसिस। कैंडिडियोसिस ऐसा रोग होता है जो कैंडिडा एब्लिकेंस कवक की वजह से होता है। इसमें मुंह, त्वचा और श्वास नली और मादा जनन अंग जो है वो प्रभावित होते हैं। बहुत सारी श्लेष्मा झिल्लियों में ये अटैक करता है। श्लेष्मा झिल्ली का मतलब, श्लेष्मा पता होगा आपको क्या होती है,
श्लेष्मा हमारे शरीर में बहुत सारे शरीर के आंतरिक हिस्सों को नम बनाए रखने का काम करते हैं। अगर पता है तो ठीक है, नहीं तो एक तरीका ये है कि जैसे कभी जुकाम हो जाती है ना, तो नाक को जब सिनकते मतलब उसमें से जो भी अंदर है हरा चिपचिपा सा वो पदार्थ, उसको जब सिनक के बाहर फेंकते हैं वही श्लेष्मा होती है। ठीक है, वो इसीलिए जरूरी है क्योंकि वो जो शरीर से नाक में से निकला है चिपचिपा सा, वो पदार्थ जीवाणुओं को विषाणुओं को अपने अंदर चिपका लेता है। तो जब आप सिनक के उसे बाहर फेंक दोगे तो वो जीवाणुओं को अपने साथ भी चिपका के रखा हुआ है, तो वो भी निकल गए, यानी कि आपके अंदर इन्फेक्शन नहीं होगा। लेकिन हमेशा नुकसानदायक नहीं होता है, और जो श्लेष्मा है वो हमारे लिए क्या फायदेमंद होती है। ऐसे ही अंदर हमारे जो आमाशय है उसमें भी HCl होता है, आपको पता होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का श्रावण होता है, जिससे कि जो भी हम खा रहे हैं ना, क्योंकि खाते वक्त हम 100% हाइजीनिक कंडीशन तो अप्लाई कर नहीं सकते, घर में तो चलो फिर भी ठीक है अच्छा खा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल जर्म फ्री तो वो नहीं होता है। और कभी मन कर गया है ना, जैसे गोलगप्पे खा रहे हैं, कभी बफर सिस्टम वगैरह में खाए जा रहे हैं बस इधर उधर बाहर का मेले वगैरह में, है ना, तो उस स्थिति में क्या है, हमें नहीं पता कि इसमें कितने सारे जर्म्स वगैरह है इस खाने में, है ना। खाने से पहले थोड़ी ना सोचते हैं, टेस्ट सोचते हैं, बस हम टेस्ट को इमेजिन करते हैं। तो अब जब वो टेस्टी खाना अंदर जाएगा और उसके अंदर जर्म्स हैं, तो उन्हें खत्म कौन करेगा, वो तो अंदर जा करके हमारे एलिमेंट्री कैनाल को, यानी कि जो हमारा आंतरिक सिस्टम है, मतलब पाचन तंत्र जो है, उस पाचन तंत्र में नुकसान हो जाएगा। तो उस पाचन तंत्र के नुकसान को रोकने के लिए क्या होता है, HCl स्रावित होता है, जिसका pH 1.3 होता है। ठीक है, और उसकी वजह से क्या होगा, जो बैक्टीरिया वायरस उस गोलगप्पे में, उस भल्ले में, टिकिया में, जो भी आप खा रहे हो उसमें लग करके गए, पेटीज वगैरह में, उसमें क्या होगा, वो मर जाएंगे HCl की वजह से। ठीक, लेकिन HCl कभी कभी ऐसा थोड़ी ना हम हर समय खाना खाते रहेंगे, भाई सोते भी हैं, खाना खाने के बाद ब्रेक भी लेते हैं, तो उस टाइम पर क्या होगा, जब हम खाना नहीं खा रहे हैं उस टाइम पर भी HCl कंटिन्यू रिलीज होता रहता है। तो उसके साइड इफेक्ट ये हो जाते हैं, कई बार पेप्टिक अल्सर हो जाता है। पेप्टिक अल्सर का मतलब है कि आमाशय के अंदर घाव हो जाता है ज्यादा HCl की वजह से। तो उसे रोकने के लिए श्लेष्मा कलश कोशिकाएं होती हैं जो श्लेष्मा का श्रावण करती हैं, और उस श्लेष्मा के श्रावण की वजह से क्या होगा कि जो pH है ना वो नॉर्मल हो जाएगी। ठीक है, जब pH का लेवल नॉर्मल हो जाएगा तो हमारे शरीर में नुकसान नहीं होगा। तो आगे पढ़ते हैं हानिकारक गतिविधियों के बारे में। ठीक, तो पहले पढ़े पादप रोग और फिर पढ़ेंगे जंतु में या मनुष्य में कौन कौन से कई बार खाना भी खराब कर देते हैं, है ना, कवक फफूंद वगैरह लग गई तो। ठीक, साग सब्जियां वगैरह कुछ खाने योग्य नहीं रहती हैं, उनको सड़ा देते हैं सब कवक जो है मिल करके। और म्यूकर वगैरह डबल रोटी को, जो डबल रोटी मतलब ब्रेड हो गया, बन हो गया, और वो पाव वगैरह होता है उसको नुकसान पहुंचा देता है। ठीक है, ये ज्यादातर कवक जो है जैसे एस्परजिलस है वो एक विषाक्त पदार्थ का श्रावण करता है जिसे एफ्लोटॉक्सिन कहते हैं। वो एफ्लोटॉक्सिन एक प्रकार का जहर है। ठीक है, वो शरीर के अंदर जाएगा तो रोग उत्पन्न करेगा। ऐसे ही पेनिसिलियम, और पेनिसिलियम नोटेटम से पेनिसिलिन निकाला गया था। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि पेनिसिलिन हमेशा अच्छा ही होता है। पेनिसिलियम ऐसा कवक है जो कभी कभी पेटुलिन नाम से एक रसायन उत्पन्न करता है, और पेटुलिन जो है वो कैंसर कॉज कर देता है। देखिए, आपने अभी सुना होगा हाल ही में भरतपुर में जो सुजान गंगा में मछलियां पाई गई है ना मरी हुई अवस्था में, तो उनके मरने का कारण भी बताया गया है कि जो आटे की गोलियां आस्था के नाम पर मछलियों के खाने के रूप में हम लोग ज्यादा डाल देते हैं, या जो ब्रेड डाल रहे हैं, तो ब्रेड के अंदर कई बार जो ब्रेड ज्यादा सफेद दिखाई दे रही है, ज्यादा मुलायम दिखाई दे रही है, दिखने में जो अच्छी है, उसमें केमिकल आता है। ठीक है, साइनेट की मात्रा थोड़ा ज्यादा है, तो उसकी वजह से थायोसल्फोनेट है ना ज्यादा होने की वजह से वो सफेद दिखाई देता है और मुलायम दिखाई देता है, लेकिन वो मछलियों के लिए आज नुकसानदायक हो गया, क्योंकि वो सब कुछ सड़ेगा। तो भाई सीधी बात है, जैविक पदार्थ को सड़ाने के लिए कौन चाहिए, बैक्टीरिया चाहिए। गंगाजल क्यों पवित्र है, मतलब पवित्र तो एक आस्था की बात हो गई, लेकिन गंगाजल शुद्ध क्यों होता है, वैज्ञानिक रूप से भी उसमें कभी कोई कीड़े नहीं पड़ती, क्योंकि उसके अंदर बैक्टीरियोफेज यानी जीवाणु भोजी विषाणु पाया जाता है, और वो
उस पानी में चाहे कितना ही कुछ भी डाल दो आप, उस पानी में जीवाणुओं को पनपने नहीं देता है, ठीक। लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज की, ये भी नहीं कि आस्था के नाम पर इतना सारा कचरा फैलाया जाए, ठीक है। अब लॉकडाउन के टाइम पे गंगा या हर नदी कितनी साफ हो गई, एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा साफ हो गया, ये इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज्यादा सफाई हुई एनवायरनमेंट की। क्यों? क्योंकि मानवीय गतिविधियां रुक गई। तो इस तरीके की बातें कई बार हमें सोचनी चाहिए कि हम जो खा रहे हैं पी रहे हैं उसको जब जलाशय वगैरह में डालेंगे तो उससे, क्योंकि दूसरे जीव जब खत्म होंगे तो हमारी बायोडाइवर्सिटी पर फर्क पड़ेगा। और सीधी बात है, अगर आप घास खत्म करेंगे तो घास खत्म नहीं कर पाए, जैसे मान लो ज्यादा घास हो गई, तो फिर उसे खाने के लिए टिड्डों की संख्या बढ़ेगी, है ना। कीड़े ज्यादा क्यों बढ़ रहे? क्योंकि चिड़िया ज्यादा मर रही है। तो जब कीड़े ज्यादा बढ़ेंगे तो फिर वो हमारे लिए टिड्डों का जो आक्रमण वगैरह सब कुछ हुआ है वो सब क्या है, वो सब एक बायोडाइवर्सिटी का हिस्सा है। यानी कवकों की मात्रा बढ़ेगी क्योंकि हमारे खान पान के तरीके अलग हो गए, है ना। जो भी खाना है वो हेल्दी और इको फ्रेंडली होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर कुछ उग भी रहा है, जैसे कि मशरूम जो है, मशरूम कई तरीके के कवक होते हैं ना। एक होता है खुम्भी या गुच्छी विषाक्त बोलते हैं उसको। एक ऐसा मशरूम होता है जो खुम्भी बोला जाता है, ये स्थिति है। तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, कई बार लोगों को पता नहीं होता है तो ओरिजिनल की जगह खराब मशरूम खा जाते हैं। जब खराब मशरूम खा जाएंगे तो मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए पहले कवकों के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए कि कौन सी जाति लाभदायक है और कौन सी विषैली है। जैसे हेलवेला, हेलवेला है और भी कुछ है ऐसे मासल कवक होते हैं जिनमें विषैली, मासल मतलब मांस नहीं है उनके अंदर में, मासल मतलब उनकी जो भित्ति है वो थोड़ा मोटी है, जैसे गद्दा होता है, ठीक उस तरीके से, मतलब थोड़ा थिकनेस है उनकी अंदर, ठीक। तो मासल प्रकार के जो कवक हैं उनके अंदर, जैसे एमिनीटा है, ऐसी प्रजातियां हैं जो ज्यादातर मृत्यु का 90% लोग अगर खा जाते हैं तो 90%, मतलब जितने भी मशरूम खाने वालों में अगर कोई खत्म हुए हैं तो उनको अगर हम 100% माने, ठीक है, समझना बात को। जितने भी कवक खाने वाले लोग हैं उनमें से अगर 90% लोगों की, अगर कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है तो उन मृत मृत लोगों को हम क्या मानेंगे? 100%। तो उनमें ये देखा गया है कि ज्यादातर लोग जो हैं वो एमिनिटा स्पीशीज को खाने से होते हैं। कुछ है आगे रसूला, रसूला इमिटिका एक ऐसा कवक होता है जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन उत्पन्न कर देता है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइन मतलब होता है इंटेस्टाइटिस, रोग हो गया है ना, क्योंकि वो गैस्ट्रोइंटेस्टाइन एरिया में इन्फेक्शन कर रहा है। गैस्ट्रो मतलब होता है आमाशय और इंटेस्टाइन मतलब होता है आंत, ठीक है। इंटेस्टाइन बड़ी आंत, छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कुल मिला के वो इंटेस्टाइन क्या करेगा? डिजीज कॉज कर देगा, ठीक है। उसके बाद अगला आता है बहुत सारे स्क्लेरोशिया वगैरह, क्लेविसेप्स परप्यूरिया, ये तो आपको पूरा ही पढ़ना है, ठीक है। तो डिटेल में क्लेविसेप्स परप्यूरिया एक फलनकाय उत्पन्न करने वाला फलनकाय बनाएगा और उसके अंदर जो रोग उत्पन्न होगा वो है एर्गट, ठीक है। अर्गट का रोग आगे पढ़ोगे। फिर एलर्जी, बहुत सारे कवक ऐसे होते हैं जैसे अल्टरनेरिया है, स्पर्जिलस है और फ्यूजेरियम है, म्यूकर है, ट्राइकोडर्मा तो आपने पढ़ा ही है ना। तो उससे हे फीवर वगैरह एलर्जी कारक हो जाते हैं, ठीक है। तो एक एक करके अब ऐसे क्या पढ़ना हो, हम इसको सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ते हैं ना, ठीक। तो पहले पढ़ते हैं पौधों में, फिर पढ़ेंगे जंतुओं में, क्योंकि पौधों में जो रोग उत्पन्न हो रहे हैं वही आपको ज़्यादातर याद रखने, तो उसके लिए हम एक टेबल की फॉर्म में बनाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा हमारे लिए, है ना। कवकों के आर्थिक महत्व में गतिविधियाँ, तो हेडिंग डालते हैं हमारी तो अगला क्या डालेंगे? कवकों द्वारा उत्पन्न पादप रोग। ठीक, पौधों में कौन कौन से रोग उत्पन्न होते हैं? तो 3 रोग उत्पन्न होंगे, पहला क्रम से है ना, तो सॉरी 3 नहीं, रोग तो बहुत सारे होंगे, हम 3 इसमें
एक तरफ लिखते हैं पादप रोग यानी रोग का नाम, और दूसरी तरफ हम लिखेंगे रोग कारक कवक। यानी कौन सा कवक कौन सा रोग उत्पन्न कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सफेद किट जो अपने यहाँ होता है ना, सफेद किट कहाँ होता है, या श्वेत किट कहो, श्वेत किट। देखो भाई, किट, रस्ट, इंग्लिश, हिंदी, कुछ तो चीजें इंग्लिश में पढ़नी पड़ेंगी भले ही हिंदी मीडियम की हो, है ना, क्योंकि कई बार ऐसे लिखा आ जाता है रस्ट ऐसे, फिर क्या करोगे, तो इसलिए पता होना चाहिए किट जो है वो क्या है, रस्ट है, व्हाइट रस्ट इन क्रूसिफर। क्रूसिफर मतलब क्या होता है, सरसों फूल। ये किसकी वजह से होता है, एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा। एल्ब्यूगो कैंडिडा हो गया। एल्ब्यूगो कैंडिडा के बाद अगला सरसों का मृदु रोमिल रोग। मृदु रोमिल का मतलब होता है डाउनी मिल्ड्यू, ठीक है, उसे इंग्लिश में बोलते हैं। यानी कि क्या होगा, जो पत्ती जैसे कि आप मान लो, कई बार ऐसा होता है कि आप रात भर अच्छा खासा पेड़ देख करके गए और सुबह उठ के देखा तो वो पूरा जो इन्फ्लोरेसेंस है वो झड़ के नीचे लुढ़क गया, नीचे की तरफ झुक गया हो। क्यों, क्योंकि यहाँ जहाँ जुड़ाव था वहाँ पे विलगन हो गया उसमें, ठीक। तो इस तरीके की दूसरी चीज डाउनी मिल्ड्यू, ये होता है पेरेनोस्पोरा पेरासिटिका की वजह से, सरसों का मृदु रोमिल रोग। इसे क्या कहते हैं, डाउनी मिल्ड्यू। ठीक, तो उसके लिए होता है पेरेनोस्पोरा पेरासिटिका। पेरेनोस्पोरा पेरासिटिका। फिर आगे आता है आलू का वार्ट। वार्ट मतलब होता है मस्सा रोग, ठीक, वो होता है सिनकाइट्रियम की वजह से। वो मस्सा रोग जो होता है आलू में वो होता है सिनकाइट्रियम की वजह से। सिनकाइट्रियम। सिनकाइट्रियम के बाद सबसे ज्यादा जो आपके कोर्स में है और आपको पढ़ने की जरूरत है वो है बाजरे का हरित वाली रोग, स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। ये सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है क्योंकि इसका पूरा लाइफ साइकिल आपके कोर्स में है। बाजरे का हरित वाली रोग ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप इसको जरूर याद रखिए। हरित वाली रोग है, ये होता है स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला। स्क्लेरोस्पोरा ग्रैमिनिकोला, जिसकी वजह से बाजरे का हरित बाली रोग हो जाता है, यानी कि जो बाली है वो पूरी हरी रह जाएगी। जब बाजरे की बाली हरी रह जाएगी तो प्रकाश संश्लेषण करती जाएगी, और जब प्रकाश संश्लेषण होते रहेगा तो बाजरे में फिर बीजों का निर्माण कब होगा, भ्रूणपोष वगैरह कब बनेगा, तो फिर पूरी
जब पूरा पौधा नहीं बन पाएगा तो फिर उसमें से हमें अनाज नहीं मिल पाएगा। ठीक है, बाकी की चीजें हम कल करेंगे।